तारिक मित्री, जो कि लेबनान के फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ कल्चर रहे हैं, वो कहते हैं कि मार्च 2010 में वो लेबनान के पीएम साद हरीरी के साथ तेहरान गए थे और इन दोनों की अयातुल्ला अली खमैनी से मुलाकात हुई थी। साद हरीरी और तारिक मित्री बैठक से पहले एक साथ बैठे हुए थे। तब हरीरी ने तारिक मित्री से कहा कि हमें हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने को मेन मुद्दा बनाना चाहिए। तारिक मित्री के मुताबिक उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाकी लोग हिजबुल्लाह के डिसआर्मिंग पर सहमत हो गए। जब ये लोग खमैनी के ऑफिस में दाखिल हुए तो उन्होंने साद के साथ बहुत गर्मजोशी और सिंसियर तरीके से ट्रीट किया। साद हरीरी ने लेबनान और हिजबुल्लाह हथियारों के मुद्दे पर बात शुरू करी तो अयातुल्ला अली खमैनी ने उनकी तरफ देखा और कहा कि क्या आपने द हंचबैक ऑफ नोट्रे डैम पढ़ी है? ये साफ था कि साद हरीरी ने नॉवेल नहीं पढ़ी थी। अयातुल्ला अली खमैनी ने आगे कहा कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत की कहानी है और शायद पेरिस की सबसे खूबसूरत औरत की कहानी है और ये नेचुरल है कि सत्ता में मौजूद सभी लोग उसे हासिल करना चाहते थे। खमैनी ने फिर पूछा, इस खूबसूरत औरत का नाम क्या था? तो तारिक मित्री ने जवाब दिया, एस्मेराल्डा। खमैनी ने तारिक मित्री की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सही। खमैनी ने इसके बाद कहा, वो सभी खूबसूरती और नाजुकी में इस औरत की कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं। दरअसल हकीकत में वो उसको अब्यूज करना चाहते हैं। इस औरत के पास उनसे बचाव के लिए एक खूबसूरत और तेज खंजर मौजूद था। खमैनी ने आगे कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, जितनी खूबसूरत है ये औरत एस्मेराल्डा, उतना ही खूबसूरत है लेबनान, मेडिटेरियन सी की दुल्हन। सभी मुल्क इसे चाहते हैं और इजराइल इसके लिए खतरा है, लेकिन हिजबुल्लाह के हथियार एस्मेराल्डा के खंजर की तरह हैं। खैर, अब कहा जा रहा है कि इजरायली आर्मी ईरान पर एक और हमले की तैयारी कर रही है, जिसे इनएविटेबल बताया गया है। हालांकि इस स्ट्राइक का सटीक वक्त अभी पता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रिपोर्टों से पता चलता है कि ईरान 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले इजराइल पर जवाबी हमला कर सकता है। दोस्तों, आजकल लिबरल्स यानी उदारवादियों के बीच काफी पॉपुलर बातचीत यह है कि ट्रंप का प्रेसिडेंट बनना फिलिस्तीनियों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। तमाम लिबरल्स जानकार इस तर्क को मजबूती से सामने रख रहे हैं। यकीनन इसमें कोई डाउट नहीं है कि ट्रंप प्रो इजरायली रहेंगे, क्योंकि यही ट्रंप थे जिन्होंने यूएस कैपिटल को जेरूसलम में शिफ्ट किया। ट्रंप ही वो शख्स थे जिसने गोलान पर इजराइल के कब्जे को रिकॉग्नाइज किया और ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौते को तोड़ दिया। लेकिन जब ये लिबरल्स और जानकार कहते हैं कि ट्रंप बाइडेन हैरिस से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, तो ये लोग इंपैरेटिव तरीके से ये तर्क दे रहे हैं कि बाइडेन हैरिस का इजराइल फिलिस्तीन के तरफ ट्रंप या रिपब्लिकन से अलग क्वालिटेटिव अप्रोच था। तो इन जानकारों पर मुझे शक होने लगता है। दोस्तों, बाइडेन के एरा में दो अहम जंगें शुरू हुई, यूक्रेन वॉर और गजा वॉर। यूक्रेन के तरफ बाइडेन की पॉलिसी बिना किसी स्ट्रैटेजिक पर्पस के, बिना सोचे समझे एस्केलेट करते हुए बढ़ाने वाली ही रही। यूक्रेन जंग शुरू होने के 2.5 साल बाद रूस जंग के मैदान में जीत रहा है। उसकी इकोनॉमी अभी भी खड़ी है और पुतिन ग्लोबल मंच पर अलग थलग होने से बहुत दूर है और ब्रिक्स समिट इस बात की गवाही है। वहीं दूसरी तरफ गजा जंग के तरफ बाइडेन की पॉलिसी बिना शर्त इजराइल का सपोर्ट करने की रही है, जो कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के उनके बड़े बड़े दावों का मजाक उड़ा रही है। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद वॉशिंगटन यूक्रेन की स्ट्रैटेजी पर नए सिरे से सोच विचार कर सकता है और सबसे खराब हालात में भी गजा के तरफ बाइडेन हैरिस की पॉलिसी को जारी रखने की ही उम्मीद है। कोई ये तर्क दे सकता है कि बाइडेन हैरिस ने रीजनल वॉर का विरोध किया और इजराइल पर दबाव डाला। ट्रंप के तरफ से भी ऐसा ही करने की उम्मीद है। ट्रंप का बेस वेस्ट एशिया में अमेरिका के अनएंडिंग वॉर का अपोज करना है, जबकि लिबरल्स, इंटरनेशनलिस्ट और न्यू इंपीरियलिस्ट हमेशा फॉरएवर वॉर के साए में ही पनपते हैं। खैर, मुझे तो डाउट है कि ट्रंप नेतन्याहू की तरफ से अमेरिका को ईरान के साथ रीजनल वॉर में शामिल करने को अप्रिशिएट करेंगे। इसीलिए कोई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर नहीं है।
जैसा कि तमाम लिबरल्स और जानकार तर्क दे रहे हैं। जबकि यूक्रेन की बात आती है तो ट्रंप क्वालिटेटिवली तौर से बाइडेन हैरिस से एकदम अलग होते हैं, लेकिन जब इजराइल की बात आती है तो बाइडेन और हैरिस एसेंशियली ट्रंप से अलग नहीं दिखते। दोस्तों सोचिए, उदारवाद यानी लिबरलिज्म कितना डिजेनरेट, कितना गिर चुका है। फिलिस्तीन और लेबनान में चल रहे इजराइल के जनसंहार के सबसे बड़े स्पॉन्सर अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी हैं। अमेरिका में बाइडेन और हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, ब्रिटेन में स्टॉर्मर लेबर पार्टी से हैं और जर्मनी में शुल्ज सोशल डेमोक्रेट हैं और उनकी फॉरेन मिनिस्टर ग्रीन पार्टी से हैं। वहीं कुछ दिन पहले ही फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने लेबनान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें उन्होंने सीज फायर करने की अपील करी और यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स सैनिकों पर इजरायली हमलों को क्रिटिसाइज किया। साथ ही जंग में ईरान की भागीदारी पर अफसोस जाहिर किया। उन्होंने इजराइल पर भी बर्बरता का इल्जाम लगाया। दोस्तों, लेबनान के राष्ट्रपति से हाथ मिलाते वक्त मैक्रोन का एक हाथ जेब में था। यहां पर मैं आपको बता दूं कि कुछ साल पहले उनके घटिया कॉलोनियल चुटकुले पर नाराज होकर एक अफ्रीकी मुल्क के प्रेसिडेंट बैठक छोड़ करके बाहर चले गए थे। दरअसल लेबनान में कभी फ्रांस का कब्जा था। उसी हैंगओवर वाले नशे को बनाए रखने की कोशिश इमैनुअल मैक्रोन कर रहे हैं। इस रिटार्डेड की हुकूमत में वेस्टर्न अफ्रीका में फ्रांस और वेस्टर्न कंट्रीज का कब्जा खत्म हो गया है। फ्रांस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, पर वहां इसने कभी भी संजीदगी नहीं दिखाई। वैसे इसे परमानेंट मेंबरशिप इसीलिए मिली थी कि अफ्रीका और एशिया में ये कॉलोनी यानी उपनिवेश थे और अमेरिका, ब्रिटेन जैसे मुल्क एक और गोरे देश के हिमायती थे। खैर, अब मैक्रोन की पॉपुलैरिटी अपने सबसे निचले लेवल पर पहुंच चुकी है। यूरोपियन संसद और फ्रांस के नेशनल असेंबली के हालिया चुनाव में उनकी पार्टी फिसड्डी रही है। साल 2027 के बाद वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, इसीलिए वो अपनी कुछ विरासत बनाने के लिए सिर्फ ओरली सियासी तमाशा कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया ने देखा है कि जो लोग जमीन पर लड़ रहे हैं वो आखिरी सांस तक ना हौसला छोड़ रहे हैं और ना ही मैदान। अपने मुल्क, अपनी जमीन और अपने लोगों के लिए जिस दिलेरी से फिलिस्तीनी और लेबनानी लड़ रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया यमन को भी हैरत से देख रही है। मुकाबला I5 और उनके सहयोगी मुल्कों से है। इंपीरियलिस्ट और एक्सपेंशनिस्ट ताकतें पूरी तरह से रिसोर्सफुल हैं। जो बेचारे फिलिस्तीन और लेबनान में मर रहे हैं उनमें 98% लोग निहत्थे हैं। जो 2% लड़ रहे हैं उनके हालात 1857 के रेवोल्यूशनरी जैसे हैं, यानी तोप का मुकाबला मामूली हथियारों से है। ऐसे में भी एक गैंग है जो इन शहीदों को डिस्क्रेडिट करने और उनके कंट्रीब्यूशन को डाइल्यूट करने में लगा हुआ है। सोचिए, अगर कोई ईरानी डिफेंस मिनिस्ट्री में गलती से भी कोई इंडियन टीवी चैनल देख ले तो क्या हो, क्योंकि जब उनको भारतीय एंकरों से खबर मिली कि तेहरान पर इजराइल ने जबरदस्त हमला कर दिया है तो फिर उन्होंने एक के बाद एक इंडियन चैनलों को बदल कर देखा। हर तरफ ईरान में तबाही तबाही मची हुई थी। बेचारे ईरानी डिफेंस मिनिस्ट्री वाले समझ नहीं पा रहे कि इंडियन चैनल्स की ये सब खबरें देखकर डर से थरथर कांपे या हिम्मत करके एक दो लेजर गाइडेड मिसाइलें नोएडा 16 की फिल्म सिटी पर दे मारे। खैर दोस्तों, दुनिया ने नसरुल्लाह, हानिया, सैफुद्दीन और यहया को देखा है कि कैसे वो आखिरी सांस तक जालिम और जुल्म से लड़ते रहे। इनके पास निकल भागने का मौका था, जालिम के सामने झुक जाने के रास्ते थे, मगर उन्होंने ये कबूल नहीं किया। लोग इन्हें इस दौर के हीरो मानते हैं। दुनिया जवानों की लाशें उठाते बापों को देख रही है, बच्चों के चीथड़े बीनती माँ को देख रही है, लेकिन आजादी की ललक ऐसी है कि सब कुर्बानी कबूल है। ये ना मजहबी फातिहीन है, ना खिलाफतों के लश्कर हैं और ना ही लड़ाई कहीं कब्जा करने की है। ये अपने वजूद, अपने इज्जत, अपने वकार और अपनी आजादी के लिए मिट जाने की हद तक जाने का जुनून है। खैर दोस्तों, रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक भाषण में कमला हैरिस को निशाने पर लेते हुए कहा है कि अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो थर्ड वर्ल्ड वॉर में लाखों लोग मारे जाएंगे।
ट्रम्प ने आगे ये भी कहा कि कमला हैरिस बिल्कुल इनकेपेबल हैं, इस वजह से वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लायक नहीं है और कोई भी उनकी इज्जत नहीं करता है, कोई भी उन पर भरोसा नहीं करता है, कोई भी उन्हें संजीदगी से नहीं लेता है। दोस्तों, काफी जोर देते हुए ट्रम्प ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के लिए कहा है कि अगर हैरिस राष्ट्रपति बनी तो वो लाखों लोगों को थर्ड वर्ल्ड वॉर में धकेल देंगी। इससे पहले राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार और मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने ट्रम्प को लेकर कहा था कि वो हमें डिवाइड करना चाहते हैं क्योंकि वो डरते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अब इन सब बातों से थक चुके हैं। वो एक दूसरे पर उंगली नहीं उठाना चाहते हैं, बल्कि हाथ मिलाना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, और दोनों का ही, यानी पेट्रॉन बनने का लिंक और मेंबरशिप लेने का लिंक अलग अलग मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं या फिर मेंबरशिप ले सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर यानी एक्स पर, हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे इंस्टाग्राम पर। मेरा ट्विटर यानी एक्स हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।